नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है अशोक झुनझुनवाला के द्वारा। देखो, अर्ली 1990s में फॉर एग्जांपल 1991, 92, 93, 94 उस समय हमारे देश में सिर्फ 7 मिलियन यानी 70 लाख के आसपास टेलीफोन्स थे और नए कनेक्शन को प्राप्त करने में वेटिंग टाइम था 7 साल से लेकर 8 साल तक, क्योंकि उस समय लैंडलाइन टेलीफोन को इंस्टॉल करने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए टेलीफोन कनेक्शंस कम थे और एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी काफ़ी ज़्यादा कम था। तो टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, लेकिन बाद में वायरलेस टेलीफोनी इंट्रोड्यूस हुई, मतलब मोबाइल फ़ोन्स इंट्रोड्यूस हुए। मोबाइल फ़ोन्स के इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो कैपिटल कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, टेलीफोन अफोर्डेबल हो गए, उनको इंस्टॉल करना आसान हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आने लगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके इस बिजनेस में। चूँकि देखो, उस समय टेलीकॉम डेंसिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं थे, टेलीफोन कनेक्शंस कम थे, तो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को भी ये लगता था कि इंडिया की मार्केट में पैसा कमाने का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। 1995 में क्या हुआ, सरकार ने पहली बार स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, तो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स ने भारी भरकम बोली लगाई स्पेक्ट्रम के लिए। लेकिन देखो, जो बोली लगाई गई इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स ने वो अनसस्टेनेबल थी, क्योंकि दिक्कत ये थी इंडिया के जो कस्टमर्स थे वो ज़्यादा महंगे टेलीफोन कनेक्शंस नहीं लगवाना चाहते थे। मतलब इंडिया की मार्केट में स्कोप तो था, लेकिन इंडिया के कस्टमर्स तभी अट्रैक्टेड होते थे अगर उनको चीज़ अफोर्डेबल लगती। और बोली लगा दी गई थी इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के द्वारा भारी भरकम, मतलब अपने पैसे को रिकवर करने का स्कोप उनके पास कम था, ऐसा उन्हें बाद में एहसास हो गया। तो बाद में कई सारे लीगल केसेस फाइल किए गए। वो चाहते थे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स कि हमने जो बोली लगाई है उसका पैसा हमें ना देना पड़े। तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनको भी बोला गया कि देखो, स्पेक्ट्रम को परचेज करने के लिए बोली बहुत ज़्यादा लगा दी गई है टेलीकॉम प्लेयर्स के द्वारा और इतना पैसा वो नहीं चुका सकेंगे। और आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो उनको जो पैसा देना है उसे आप कम कर दीजिए, रेवेन्यू शेयरिंग कर लीजिए उनके साथ कि जितना आपकी कमाई होगी उसका एक हिस्सा सरकार ले लेगी, ताकि लाइसेंस फीस उनको ना देनी पड़े जिसके लिए उन्होंने नीलामी में बोली लगाई थी। और दूसरा ये है कि नहीं, जितना पैसा उन्हें उनसे लेना है वो आप ले लीजिए, बदले में ये हो सकता है कि टेलीकॉम प्लेयर्स बैंकरप्ट हो जाएं और इंडिया में टेलीकॉम डेंसिटी ना बढ़ पाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने काफ़ी सूझबूझ भरा फैसला लिया। उनको ये एहसास हो गया था कि भारी भरकम बोली तो लगा दी गई है टेलीकॉम प्लेयर्स के द्वारा, गवर्नमेंट को तो इससे फायदा होगा, लेकिन वो फेल हो जाएंगे और टेलीकॉम डेंसिटी हमारे देश में नहीं बढ़ सकेगी। तो 2001 में सरकार ने रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल साइन कर लिया इन टेलीकॉम कंपनीज के साथ। आप भारी भरकम लाइसेंस फीस मत दीजिए, आप रेवेन्यू को शेयर कर लीजिए। ये काफ़ी बोल्ड डिसीजन था। अटल बिहारी वाजपेयी को ये पता भी था कि शायद मुझ पर ऐसा आरोप लग सकता है कि आपने सरकार का जो रेवेन्यू है उसे खो दिया है, लेकिन वो फैसला बहुत ज़्यादा जरूरी था, अदरवाइज तो टेलीकॉम कंपनीज उसी समय फेल हो जाती। उसके बाद क्या हुआ, जैसे देखो रेवेन्यू शेयर होने लगा तो टेलीकॉम कंपनीज फिर से थ्राइव करना स्टार्ट हो गई और टेलीकॉम डेंसिटी हमारे देश में बढ़ने लगी। 2003 आते आते हमारे देश में 300 मिलियन टेलीफोन लाइन्स अवेलेबल हो गई। लेकिन देखो, दिक्कत ये थी, ये जो टेलीफोन कनेक्शंस थे ना, ज़्यादातर अर्बन एरियाज में अवेलेबल थे और 3 मुख्य प्लेयर्स थे, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। ये खुश थे, ये ज़्यादा जाना ही नहीं चाहते थे रूरल मार्केट्स में। तो उस समय सरकार को फिर से लगा कि रूरल एरियाज में भी टेलीफोन को ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो रेवेन्यू शेयर बेसिस पर ही उस समय नए प्लेयर्स की एंट्री हुई, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन और टाटा टेली सर्विसेज। टाटा का जॉइंट वेंचर भी आया था जापान की टेलीकॉम कंपनी डोकोमो के साथ। टाटा डोकोमो, आपको याद होगा, बाद में दोनों के बीच डिस्प्यूट पैदा हो गया था और बहुत पैसा देना पड़ा था टाटा को डोकोमो को। ये एक मेजर रीज़न था जिसकी वजह से साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच डिस्प्यूट आ गया था। खैर, वो एक अलग कहानी है। कहने का मतलब ये है, जब ये नए प्लेयर्स आए
तो रूरल एरियाज में टेलीकॉम डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो गई। उस समय 2G हुआ करता था, 3G अभी पूरी तरह से आया नहीं था, मतलब 3G टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप हुई नहीं थी। 2010 के बाद गवर्नमेंट ने समय समय पर स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी करना स्टार्ट कर दिया और 2013 में क्या हुआ, 2300 से लेके 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम की नीलामी की। अब देखो, ये जो स्पेक्ट्रम का बैंड था 3G के लिए सूटेबल था नहीं और 4G टेक्नोलॉजी उस समय डेवलप हुई नहीं थी पूरी तरह से। रिलायंस जियो ने ये स्पेक्ट्रम खरीद लिया पूरे देश के लिए। बाद में 3-4 साल लगे रिलायंस को 4G से संबंधित टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, लेकिन बाद में जो रिलायंस जियो है इसने टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। ऑलमोस्ट फ्री बेसिस पे सिम बेचना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, फ्री कॉल्स, फ्री वीडियो कॉलिंग। तो इन सब चीज़ों से बाकी जो पहले इस्टेब्लिश प्लेयर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। अभी वो कोशिश कर ही रहे थे कि कैसे रिलायंस जियो का मुकाबला किया जाए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ गया जिससे तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में भूचाल सा आ गया। क्या हुआ, क्या था वो वर्डिक्ट? इससे संबंधित देखो एक आर्टिकल भी हमने पहले डिस्कस किया था। देखो 2001 में रेवेन्यू शेयरिंग का जो एग्रीमेंट साइन हुआ था सरकार का टेलीकॉम कंपनीज के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट के इंटरप्रिटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। कॉन्ट्रैक्ट को इस प्रकार से इंटरप्रेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि टेलीकॉम कंपनीज को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे देखो आपने टावर लगवाया है अपने किसी एसेट पर, उससे किराया आएगा, आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट की है, वहां से आपको डिविडेंड प्राप्त होगा, प्रॉफिट होगा, आपने मोबाइल हेडसेट को बेचा है, उससे भी आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा, तो ये भी आपको सरकार के साथ शेयर करना होगा। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट में ये बात थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, लेकिन वैसे रैशनली देखें, लॉजिकली देखें तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट टेलीकॉम कंपनीज को शेयर नहीं करना चाहिए सरकार के साथ, और सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में थी, चलो ये बात मान लिया, लेकिन टेलीकॉम कंपनी ने हेडसेट बेचे हैं, उन्होंने कहीं और इन्वेस्टमेंट की है, वहां से रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, या फिर बैंक में जो पैसे पड़े हैं उनसे इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, ये सब रेवेन्यू टेलीकॉम कंपनीज क्यों शेयर करेंगी सरकार के साथ? तो इस पर सरकार को थोड़ा लिबरल व्यू लेना चाहिए। अदरवाइज ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं इनको ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा सरकार को देना पड़ेगा, ये तो बैंकरप्ट हो जाएंगी और हमारे देश में एक टेलीकॉम कंपनी रह जाएगी, रिलायंस जियो। मोनोपोली देखो, ना तो कस्टमर्स के लिए बढ़िया है, ना ही सरकार के लिए बढ़िया है, ना ही मार्केट के लिए बढ़िया है। मोनोपोली नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि कोई सॉल्यूशन निकालें। फिलहाल अभी टेलीकॉम सेक्टर में जो स्ट्रेस चल रहा है, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइन, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगाई है, मतलब ये जो पैसा देना है एक्स्ट्रा सरकार को, उस पे इंटरेस्ट भी देना होगा, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना होगा, फाइन भी देना होगा। तो सरकार ये स्टेप ले सकती है कि टेलीकॉम कंपनीज के लिए इंटरेस्ट यानी ब्याज को माफ कर दे, फाइन को माफ कर दे, प्रिंसिपल चुका दे सिर्फ टेलीकॉम कंपनी सरकार को, और वो भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, कि आप थोड़ा थोड़ा करके हमें प्रिंसिपल चुका दो, ताकि ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वोडाफोन, एयरटेल, ये फेल होने से बच जाएं, बैंकरप्ट होने से बच जाएं, और हमारे देश में डिजिटलाइजेशन जो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है वो होता रहे, क्योंकि देखो डेवलपमेंट के लिए डिजिटलाइजेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सरकार को कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री को संकट से उबारने के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।